नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बसंत कुंज में मौजूद राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने आ रहे हैं और यह कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन और विशाल कार्यक्रम को देखते हुए ही लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने यातायात डायवर्जन व्यवस्था लागू कर दी है। 24 दिसंबर की रात 12 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात दिशा बदली रहेगी और ताकि समारोह स्थल और आसपास का क्षेत्र सुचारू रूप से संचालित हो सके, ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि इमरजेंसी स्थिति में प्रतिबंधित मार्गों पर ही एम्बुलेंस, फायर सर्विस, स्कूली वाहन और इसके साथ ही शव वाहन को ही रास्ता दिया जाएगा। आवश्यक व्यवस्था के लिए ही यातायात कंट्रोल नंबर भी दिए गए हैं जिससे संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि कार्यक्रम के दौरान ही सुरक्षा और व्यवस्था से बचाव के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं और जनता से सहयोग की भी अपील की गई है। वहीं राष्ट्र प्रेरणा स्थल 65 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और इसके साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं और म्यूजियम शामिल है। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन और गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। तो संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ समेत अन्य जिलों की ओर से जाने के लिए कानपुर और फतेहपुर, लालगंज और बछरावा, हैदरगढ़, पूर्वांचल और इसके साथ ही एक्सप्रेसवे होकर ही जाएंगे। आपको बता दें कि इन रास्तों पर ही रूट डाइवर्जन किया जा रहा है, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लालगंज और बछरावा जगह है जहां पर डाइवर्जन ये किया जाएगा। इसके साथ ही उन्नाव की तरफ से आने वाले भारी वाहन उन्नाव के दही चौकी से पूर्वा, मोरावा और बछरावा, हैदरगढ़, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होकर जा सकेंगे। इसके अलावा ही उन्नाव यानी कि ललऊ खेड़ा से बिघापुर, लालगंज और साथ ही बछरावा से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होकर भी जा सकेंगे। तो जो रूट डाइवर्जन किए गए हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं और सीतापुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन चहालारी होते हुए ही बहराइच से गोंडा और बलरामपुर होकर जा सकेंगे। तो सीतापुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन का भी डाइवर्जन यहाँ पर किया गया है। वहीं हरदोई की तरफ से आने वाले भारी वाहन भगोली और बांगर मऊ, उन्नाव और बिघापुर, लालगंज और इसके साथ ही गुरुबख्शगंज और बछरावा से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होकर जा सकेंगे। तो रास्तों का जो रूट डाइवर्जन किया गया है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। सुल्तानपुर रोड की बात करें तो हैदरागढ़ और जनपद बाराबंकी की तरफ से आने वाले भारी वाहन हैदरगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होकर ही जा पाएंगे। तो रास्तों का रूट डाइवर्जन किया जा रहा है। रायबरेली रोड की तरफ से ही आने वाली भारी वाहन बछरावा से हैदरगढ़ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाएंगे। तो रायबरेली रोड की तरफ से भी डाइवर्जन किया गया है जहां पर बछरावा की ओर से जाएंगे। वहां बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी रोड की तरफ से आने वाले भारी वाहन हैदरगढ़, बछरावा, लालगंज, फतेहपुर, चोटगरा होकर ही जा सकेंगे। इसके अलावा बाराबंकी रोड से बहराइच के चहलारी घाट से सीतापुर होकर भी जा सकेंगे। और कानपुर की बात करें तो कानपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया और गाजीपुर, आजमगढ़ समेत अन्य जिलों की ओर जाने के लिए कानपुर और इसके साथ ही फतेहपुर, लालगंज की और बछरावा, हैदरगढ़ और इसके साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होकर ही जा पाएंगे। तो रास्तों का रूट डाइवर्जन किया गया है। और उन्नाव की बात करें तो उन्नाव की तरफ से आने वाले भारी वाहन उन्नाव के दही चौकी से पूर्वा, मोरावा और बछरावा, हैदरगढ़, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होकर जा सकेंगे। इसके अलावा अगर बात करें उन्नाव की तो उन्नाव के बीघापुर, लालगंज और गुरुबख्शगंज,
बछरावा से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होकर ही रास्ता जो है वो डाइवर्ट किया गया है। और इसके साथ ही सीतापुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन चाहलारी होते हुए बहराइच से गोंडा और बलरामपुर होकर जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह जयंती और इसके साथ ही किसान सम्मान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ही भाग लिया। इस अवसर पर किसानों के योगदान को सम्मानित किया गया और उनकी समस्याओं और कल्याण से जुड़ी पहलों पर भी चर्चा की गई है। कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में विकास और इसको लेकर किसान हितैषी योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है ताकि खेती किसानों को मजबूती मिले और किसानों का जीवन स्तर सुधरे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक और अपनाने की भी यहाँ पर उत्पादन बढ़ाने और प्रेरित किया है उत्पादन बढ़ाने को लेकर। और इस अवसर पर ही राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, किसान प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सीएम ने कार्यक्रम में भाग लिया है। इसके साथ ही विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए वहां पर साफ तौर पर बात उन्होंने रखी है और इसके साथ ही कार्यक्रम में मौजूद रहे जहां पर काफी लोगों से उन्होंने खास मुलाकात भी की है। हमारा वैदिक उद्घोष रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र का दायित्व क्या बनता है? मां बीमार हो तो उसकी सेवा नहीं करनी है क्या? मां के ऊपर कोई संकट है तो क्या पुत्र का दायित्व नहीं बनता है कि उस संकट से उबारने के लिए वह अपना योगदान दे? पहली बार हुआ सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरती माता की सेहत के बारे में हर एक व्यक्ति को जागरूक किया। पहले चुनिंदा किसान ही सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग करते थे। अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान कृषि बीमा योजना के साथ जोड़ा और फिर एक एक करके योजनाएं आगे बढ़ती गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एमएसपी की गारंटी हो या फिर बीज से लेकर बाजार तक किसान के लिए सुविधाओं की एक लंबी कड़ी को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम ये निरंतर चलता रहा। और हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने जब उन योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंदर लिया तो परिणाम भी हमारे सामने आए। हम लोग तो सबसे पहले इस बात की आभारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को किसानों के प्रति और देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए भारत रत्न से सम्मानित करके देश के किसानों के मान को, उनकी गरिमा और उनके गौरव को बढ़ाने का काम किया। आज डबल इंजन की सरकार किसानों के हित के लिए किए जाने वाले इन कार्यों का ही परिणाम है। जब 17 में आए थे कृषि ऋण मोचन का कार्यक्रम लघु और सीमांत किसानों का, पहले किसान एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। चुनाव के अंदर लोग भले ही भाषण कर लें लेकिन शासन की किसी भी स्कीम का पार्ट नहीं था। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि किसान को शासन की हर योजना प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जा रही है। आज बिचौलिया अन्नदाता किसान की फसल का दाम नहीं तय करता है, अब किसान अपनी फसल का दाम तय करता है और सरकार अगर मार्केट में उसको मिलेगा अच्छा दाम तो मार्केट में बेचेगा, नहीं तो सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। और हमारी सरकार सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानीखेत में सुबह की सैर के दौरान पर्यटकों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से बातचीत कर उनके अनुभव जाने और रानीखेत की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन सुविधाओं को लेकर फीडबैक भी लिया है। और इस दौरान ही उन्होंने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की पहल की भी जानकारी दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानीखेत और अल्मोड़ा में राज्य सरकार के जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर ही मुख्यमंत्री ने आम जनता से सीधे संवाद किया और सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी साझा की है। उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान सुनिश्चित करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अपने सुझाव और शिकायतें प्रस्तुत की, जिन पर मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई का भी भरोसा दिया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर ही दोनों नेताओं ने मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया और मंदिर के धार्मिक महत्व पर चर्चा की। उन्होंने स्थानीय भक्तों और श्रद्धालुओं के साथ दर्शन और अभिषेक भी किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि ये दर्शन धार्मिक आस्था के साथ साथ उज्जैन की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सम्मानित करने का अवसर भी है। इस दौरान ही मंदिर प्रशासन और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने महाकालेश्वर मंदिर में होने वाले धार्मिक आयोजनों और पूजा अर्चना की सुरक्षा और व्यवस्थाओं की भी सराहना की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि भारत एक युवा देश है और सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन युवाओं को कौशल और प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में यूरिया खाद का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल में उद्योगों के माध्यम से 45,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। स्किल डेवलपमेंट विभाग के द्वारा यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्किल टेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे दोनों विभाग के मंत्री आदरणीय लखनलाल देवांगन जी, गुरुपुष्पन साहेब जी और दोनों विभाग के अधिकारी और हमारे प्रदेश के उद्योगपतिगण एकत्रित हुए। और चूंकि हमारा ये देश सबसे युवा देश है और सबको हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन उनको स्किल करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पीएम सेतु योजना लागू किया है। अभी अक्टूबर 2025 में इसका लॉन्चिंग हुआ है, 60,000 करोड़ का है और इसमें भारत सरकार, प्रदेश सरकार और हमारे उद्यमी सब मिलकर हमारे प्रदेश के युवाओं को स्किल करेंगे। तो ऐसा आयोजन था, लेकिन इस अवसर पर आज 13,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव भी मिले हैं प्रदेश शासन को, एमओयू हुए हैं, जिसमें 12,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार इसमें मिलने वाला है। और इसमें विशेषकर भारत सरकार का एक उपक्रम गेल है, वो यहाँ पर इंडस्ट्री डाल रहा है जहाँ पर यूरिया खाद बनेगा। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ भव्य रोड शो किया। इस दौरान ही बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। रोड शो के माध्यम से ही बीजेपी नेताओं ने जनता से संवाद किया और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। तो बीजेपी नेताओं ने जनसंवाद किया है और इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने का भी यहाँ पर साफ तौर पर संदेश दिया गया है। बिहार से आपको खबर बता रहे हैं, जहाँ पर रोड शो में कार्यकर्ता की मौजूदगी रही है और इसके साथ ही भारी संख्या में ही कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं और इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने का साफ तौर पर संदेश भी दिया गया है।
26 जनवरी को आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड को लेकर राजधानी दिल्ली में तैयारियां जोरों पर है। परेड से पहले इंडिया गेट पर व्यापक स्तर पर ही पूर्वाभ्यास किया जा रहा है और जिसमें कि मार्च पास्ट और बैंड प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था की रिहर्सल भी शामिल है। प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। तो दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है और इंडिया गेट पर परेड की रिहर्सल भी लगातार जारी है और 26 जनवरी की तैयारियां तेज है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। अजमेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु को ही तीसरी बार ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। धमकी में विशेष रूप से जिला कलेक्टर कार्यालय भवन को निशाना बनाया गया था और घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया और पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत ही सतर्क कर दिया गया। जिले में सभी सरकारी कार्यालय और संवेदनशील स्थानों पर ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने संभावित खतरे का मूल्यांकन करते हुए जांच भी शुरू कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। तो अजमेर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बम की सूचना के बाद ही अब प्रशासन हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही संवेदनशील जगह पर ही लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है और निगरानी भी लगातार रखी जा रही है ताकि कोई बड़ी अनहोनी ना हो पाए। तो बम से उड़ाने की मेल मिला है। उस मेल पे पूरे कलेक्टर परिसर को खाली कराया गया है। बीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड टीम द्वारा पूरी बिल्डिंग की सर्च की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों के विरोध में देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिले हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने शिखर तिराहा पर इकट्ठे होकर जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं पर मध्य प्रदेश में भी हिंदू परिषद ने जोरदार प्रदर्शन किया। असम के सिलीगुड़ी में भी हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर ही विरोध व्यक्त किया गया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन कर नारे लगाए हैं। बात करें राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली के भी कई इलाकों में हिंदुओं के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इस दौरान ही प्रदर्शनकारियों ने पुतले जलाए, नारेबाजी की और केंद्र सरकार के सख्त और ठोस कार्रवाई की भी लगातार उनसे मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने बैनर और प्ले कार्ड के माध्यम से हिंसा और धार्मिक विविधता के खिलाफ ही आवाज उठाई है और संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से हिंदू समुदाय की सुरक्षा और सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की लगातार मांग की है। नेताओं ने कहा है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे जिसको लेकर अब प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार पुतला दहन कर प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों में आक्रोश है। पश्चिम बंगाल में भी लोगों का विरोध जो है वो लगातार जारी है। तो बांग्लादेश हिंसा को लेकर लगातार जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसके साथ ही विरोध जो है लगातार जारी है। वहीं पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट रखा गया है और सुरक्षा व्यवस्था की जो बंदोबस्त है वो भी लगातार बरकरार है। वहीं पर आपको बता दें कि पुतला भी दहन किया जा रहा है और इसके साथ ही सड़कों पर लोग बाहर निकल आए और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहीं देश के कई हिस्सों में ठंड, शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कई शहरों में दृश्यता
बेहद ही कम हुई है और वायु गुणवत्ता भी गंभीर स्थिति में है। वहीं पर दिल्ली, नोएडा और इसके साथ ही क्षेत्र में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। CPCB के अनुसार ही यहाँ का AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हरियाणा की बात करें तो शहर में घना कोहरा छाया हुआ है। IMD के अनुसार न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस रहने का भी अनुमान है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो मुरादाबाद शहर में भी घना कोहरा है और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस रहने का भी अनुमान है। जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर लगातार जारी है। IMD के अनुसार ही श्रीनगर शहर में न्यूनतम 1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान फिलहाल लगाया गया है। वहीं उत्तराखंड में भी शहर में घना कोहरा छाया और शीतलहर लगातार जारी है और कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम नजर आ रही है, जिससे कि यातायात प्रभावित हुआ। पश्चिम बंगाल वेस्ट मिदनापुर और कांगसा बोती नदी के पास भी NH49 पर ही घना कोहरा छाया हुआ, दृश्यता कम हुई और इसके साथ ही ठंड बढ़ गई। पंजाब की बात कर ले तो पंजाब में भी शहर में घने कोहरे की चादर देखने को मिली, जिससे कि दैनिक जीवन प्रभावित होता नजर आया है। मध्य प्रदेश में भी घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनजीवन और परिवहन प्रभावित हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई बांद्रा इलाके में AQI 156 दर्ज किया गया है और इसके साथ ही खराब श्रेणी में भी बताया जा रहा है। और बिहार राज्य में भी आधे से अधिक जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में सुबह और रात के समय कोहरे की स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो सकती है, जिसके चलते लोगों को परेशानी होगी। वहीं पर नागरिकों और इसके साथ ही वाहन चालकों को सावधानी बरतने की लगातार सलाह भी दी जा रही है और इसके साथ ही वाहन धीमी गति से चलाने के लिए भी लगातार सलाह दी जा रही है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।